जय हिंद दोस्तों। मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत सारे मित्रों का जो है हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर क्या पीवाईक्यू पढ़कर सर सिलेक्शन हो सकता है, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है ना। तो आज मैंने सोचा कि सबको रिप्लाई करने के बजाय है ना एक वीडियो बना देता हूं और उनको ठीक से समझा भी देता हूं। हालांकि मुझे हिस्ट्री के टॉपिक शुरू करने थे आज, पर इसी के साथ साथ में मैं उनको बता भी देता हूं अपनी पहली ही क्लास में, ताकि वो समझ भी जाए उन चीजों को। क्या सिर्फ पीवाईक्यू पढ़कर, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है? तो इसका उत्तर है हां। सिर्फ अगर आप पीवाईक्यू पढ़ लें तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखिए। ये बहुत बड़े भ्रम की स्थिति है कि पीवाईक्यू ऑब्लिक पीवाईटी, पीवाईक्यू और पीवाईटी में बहुत बड़े भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पीवाईटी को लोग आज पीवाईक्यू कह के बुलाते हैं, बोलते हैं, और जो नए बच्चे हैं उनमें भ्रम की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये होता क्या है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक आपको कवर करने हैं, ना कि सिर्फ पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ ना कवर करके अगर आपने प्रीवियस ईयर टॉपिक कवर कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब कहिए सर प्रीवियस ईयर टॉपिक क्या होता है? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन बना उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है ना, उस टॉपिक को क्या है आपको पूरा पढ़ना है, ना कि सिर्फ वही टॉपिक पढ़नी है। जैसे जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए कि एक बार पूछ दिया कि जो क्या कहते हैं ये, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है ना। अब उसमें से प्रश्न पूछ दिया, उदाहरण समझिए आप, कि प्रश्न पूछ दिया कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई, ठीक है ना। तो उत्तर है राजगृह में। उत्तर क्या है? राजगृह में हुई। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई वो कहां पर हुई? राजगृह में हुई, ठीक है ना। तो अब जो सिर्फ जो रटने वाला बच्चा है, जो पीवाईक्यू और पीवाईटी में अंतर नहीं समझता, वो क्या करेगा? वो राजगृह रट करके चला गया। वो क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धास काउंसिल, वो पढ़ के चला गया राजगृह। राजगृह, ठीक। और जो बच्चे अनुभवी हैं वो क्या करेंगे? तुरंत राजगृह तो याद कर ही लेंगे, लेकिन वो पीवाईटी यानी इस टॉपिक से निकाल लेंगे कि बौद्ध संगीति हमको निकाल लेनी है, और वो सीधे बुक में जाएंगे, मेहनत करेंगे या फिर गूगल सर्च करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और वो चारों बौद्ध संगीतियां पढ़ लेंगे। आप जब आप देखिएगा जाकर के पीवाईक्यू, तो बार बार अलग अलग बौद्ध संगीतियों से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार कुछ एक बार कुछ, तो अगली बार पूछ देगा कि किसके शासनकाल में हुआ था, अगली बार पूछ देगा कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसके अगले बार पूछ देगा कि दूसरे की अध्यक्षता किसने की थी, 4 हुए थे, टोटल कितने हुए थे ये पूछ देगा, ठीक ना। सबसे अंतिम वाले किसके शासनकाल में। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और आप लोग सिर्फ एक राजगृह पहला वाला उत्तर रट के आप चले गए, ठीक ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पीवाईटी तैयार करना है, ना कि सिर्फ पीवाईक्यू तैयार करना है आपको, ठीक। आज हम लोग अपनी जो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें पहले ही प्रश्न में आज क्लास थोड़ी सी, सिर्फ पहली क्लास छोटी रहेगी। कल से क्लास क्या है, लंबी हो जाएगी आपकी। कल से क्लास का लेंथ आपका बढ़ जाएगा। सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए क्लास की आज छोटी है थोड़ी सी। तो आपको ये समझ में आया कि पीवाईक्यू नहीं रट कर जाना है, पीवाईटी पढ़ कर जाना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर टॉपिक को फुल कवर अप करके जाना है, ठीक। चलिए, तो अब ये हो गया, आपके समझ में आ गया, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है ना, कि आधुनिक भारत का इतिहास। ये पूरी सीरीज चलेगी, आधुनिक भारत का इतिहास, और बहुत ज्यादा डिमांड पे बच्चों के ये हिंदी मीडियम में ला गया। इसके पहले मैं इंग्लिश मीडियम में लेक्चर कवर अप किया करता था, है ना। इकोनॉमी, पॉलिटी मैंने इंग्लिश में कवर की है, तो इस बार मैं हिंदी में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई समस्या ना हो। इंग्लिश वाले बोलेंगे तो इंग्लिश में भी लेके आ जाऊंगा, एक दूसरा लेक्चर आ जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ये फुल ये फोकस्ड होगा
हिंदी मीडियम पे, हिंदी में ही सारी चीजें लिखी होंगी और हिंदी में ही समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक, अब आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग क्या कवर करेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में यहां पे भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि हम लोग PYQ नहीं, PYT कवर करेंगे। यानी PYQ के साथ साथ प्रीवियस ईयर पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ताकि अगले बार अगर उसी टॉपिक से प्रश्न कोई और बना दे तो क्या है, आप उसको टैकल कर ले जाएं। क्या है, आप उसको टैकल कर ले जाएं। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कि कैसे कैसे कवर करेंगे। आज एक दो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझा भी दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि आगे चलने वाली हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो कैसी होंगी। ठीक, तो आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा। यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स पे फोकस्ड होगा ये, है ना? यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स पे ये फोकस्ड होगा ये लेक्चर। ठीक है ना? इसमें सारे पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र कवर कर लिए जाएंगे। प्रश्न तो कवर किए जाएंगे, लेकिन प्रश्न के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। वो आज एक दो प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा आगे। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, टॉपिक नंबर 1 जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो है औरंगजेब के बाद का शासनकाल। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री से है, लेकिन थोड़ा सा बेस आपका जरूरी है, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको भी इंक्लूड कर लेता है। ठीक ना? तो औरंगजेब के बाद का शासनकाल है। इससे कुछ प्रश्न आए हुए हैं, कुछ प्रश्न बने हुए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कि चलिए, जैसे हम लोग देखें जजाऊ का युद्ध, हम लोग क्या देखेंगे आज? जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध, तो प्रश्न है कि किस वर्ष हुआ? प्रश्न क्या है आपका? किस वर्ष हुआ? तो वो है 1707, 1707, 18 जून 1707 को हुआ। ठीक ना? तो कई सारा युद्ध वो करके आपको क्रम बनाने के लिए दे सकता है, जैसे करनाल का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, इनका क्रम 2-3 एक और युद्ध है ना, प्लासी का युद्ध, इन सबों को लगा करके क्रम बनाने को दे सकता है। तो करनाल का युद्ध कब हुआ? युद्ध हुआ वो 24 फरवरी 1739, 17 फेब 1739। तो देखिए, उत्तर तो ये हो गया आपका, मिल गया, ये हो गया PYQ और उसका आंसर। लेकिन क्या इसको कवर करने से सिर्फ आपका काम चल जाएगा? पहली बात तो ये भूल जाएंगे आप, रटते रटते हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ठीक है अभी 1-2 क्वेश्चन है तो आप रट लेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट टाइम ये क्या पूछ देगा? इस बार तो डेट पूछ दिया, अगले बार पूछ देगा कि जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का जो युद्ध हुआ वो किसके किसके मध्य हुआ। तब आप क्या करेंगे? आप PYQ तो रट के गए थे कि 1707 में हो गया, 1707 रट के गए, 1707 पता क्रम लगाने के लिए दिया ही नहीं, बल्कि दे दिया यहाँ पे कि ये किसके किसके मध्य हुआ, ये किसके किसके मध्य हुआ, प्लासी का किसके किसके मध्य हुआ, बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। अब आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ PYQ करने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा, और इसमें हिस्ट्री में यही कराया जाएगा, सिर्फ PYQ नहीं कंप्लीट कराया जाएगा। तो जो PYQ आप पढ़ रहे हैं, आप में मुझ में यही अंतर रहेगा कि जैसे आप जजाऊ का युद्ध पढ़े तो आप सिर्फ वर्ष पढ़ करके आगे बढ़ गए। मैं जजाऊ का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण रहे उसके पीछे, क्यों ये युद्ध जो है वो मुअज्जम जीत लिया, आजम खान कौन था, आजम खान और मुअज्जम के बीच जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, आजम खान और मुअज्जम के युद्ध के पीछे कारण क्या थे, इन दोनों के संबंध क्या थे, आखिर कि इन दोनों को युद्ध करना पड़ गया। और सबसे बड़ी बात कि मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध तो हुआ, लेकिन जब आजम खान का कटा हुआ सर जब लेके गया बहादुर शाह के सामने, मोहम्मद मुअज्जम के सामने जब ले करके गए, मुअज्जम ये युद्ध जीत गया। ठीक है ना? मुअज्जम ये युद्ध जीत गया। ठीक, तो जब इसके सामने लेकर के गया आजम का आधा कटा हुआ सर जब धड़ से अलग करके, तो ये चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। आखिर रोने क्यों लगा ये चिल्ला चिल्ला करके? क्या कारण रहे कि ये मतलब रोने लगा, विलासी मतलब एकदम से दुखी हो गया? ठीक है ना? क्या कारण रहे, ये सब हम लोग समझेंगे। ठीक, कि आखिर क्या कारण रहे इसके पीछे भी समझेंगे कि युद्ध क्यों जो है वो मुअज्जम जीत गया, क्यों आजम हार गया। ठीक है ना? ये भी कारण समझेंगे। तो सबको पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे 360 डिग्री एंगल से। ठीक, ताकि कहीं से भी आपका कुछ छूटे ना।
तो आइए देखते हैं, आप पहले ही टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक जो है आगे कैसे चलने वाला है। आज हम लोग एक क्वेश्चन के उदाहरण से समझते हैं। जैसे ले लीजिए ये जजाओं का युद्ध, ये हुआ 1707, ठीक, ये आपको आंसर मिल गया। किसके किसके मध्य हुआ, ठीक है ना, तो आंसर दे सकता है वो, क्या आंसर दे सकता है वो, कि ये शाह आलम और आजम के बीच हुआ, ठीक है ना, शाह आलम और आजम के बीच हुआ, ये भी बात सही है। यह बहादुर शाह और आजम के बीच हुआ, यह भी सही है। यह मुअज्जम और आजम के बीच हुआ, यह भी सही है, ठीक है ना। देखिए इस बात को समझिए, कह रहा है मुअज्जम और आजम के बीच, तो भी बात सही है, ठीक है ना। आप पता चले यही आंसर में दिया, आप यही रट के चलेगा, अगली बार दे देगा शाह आलम और आजम के बीच है, ठीक, ये भी सही उत्तर है और ये भी सही उत्तर है, और एक और सही उत्तर है ना, बहादुर शाह, बहादुर शाह और आजम के बीच हुआ, यह भी सही उत्तर है। तो तीनों उत्तर सही है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, किसी, इधर तो एक ही व्यक्ति दिख रहा है, इधर तीन तीन है, ये कैसे हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा उसको लगेगा ये तीन व्यक्ति है, जबकि ये तीनों एक ही है। तो आखिर क्यों तीन नाम, इसको बहादुर शाह का नाम कहां से मिल गया, इसको शाह आलम का नाम कहां से मिल गया, इस बात को समझिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ये जजाओं का युद्ध था वो क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण हम लोग समझते हैं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए, आपकी एक स्टोरी एक दिमाग में बन जाए, ताकि वो फैक्ट्स आपको याद रह सके, है ना। तो आइए देखते हैं हुआ क्या, कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब, जो औरंगजेब था, क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1707 में। 1707 में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। फिर होता क्या है इसकी मृत्यु के बाद, कि सबका जो साम्राज्य होता है, जो साम्राज्य में जो उनकी धन दौलत होती है, उसका क्या होता है, जो उनकी वसीयत होती है, उसके बंटवारे की बारी आती है कि अब इसका बंटवारा किया जाए। तो औरंगजेब तो बंटवारा कर नहीं पाया था, तो अब बारी आती है कि बंटवारा कैसे किया जाए, है ना। तो होता क्या है कि जिस समय इसकी डेथ होती है, जिस समय इसकी डेथ होती है, उस समय इसके तीन पुत्र रहते हैं, तीन पुत्र। अब वो तीनों पुत्र कौन कौन थे ये समझ लीजिए आप, तीनों पुत्र कौन कौन थे आप ये समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि इनको बिना समझे तो आपका काम ही नहीं चल सकता है। तो औरंगजेब के तीन पुत्र थे, पहला था मुअज्जम, दूसरा था मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम, और तीसरा था काम बख्श, काम बख्श। इन तीनों को क्या किया जाता है कि इसके मरने के बाद तीनों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया जाता है ना। शहजादा मुअज्जम को, है ना, इसी को शाह आलम की उपाधि दे दी जाती है, शाह आलम की उपाधि इसी को दी जाती है, ठीक है ना। और इसको 12 सूबे दे दिए गए, ठीक है ना, मोहम्मद आजम को 12 सूबे दे दिए गए और शाह आलम की उपाधि दे दी गई, और ये क्या हुआ, अपना चला गया। मोहम्मद आजम को दक्कन का प्रांत दे दिया गया, गुजरात, आगरा, ये सारे प्रांत दे दिए गए। तो और जो सबसे छोटा वाला जो था कमबख्श, इसको हैदराबाद और बीजापुर की सूबेदारी प्रदान की गई, ठीक है ना, इनको बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी प्रदान की गई, ठीक। ये क्या हुआ कि ये औरंगजेब की मृत्यु के समय ये कहाँ था, ये जो है अपने एक स्थान पर था, वहां से क्या किया कि अपने बड़ा, जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था मुइजुद्दीन, जिसका नाम था मुइजुद्दीन, ये जो शाह आलम था ये जमरूद नामक स्थान पर था, इसने अपने बड़े पुत्र को जिसका नाम मुइजुद्दीन था भेज दिया कहां पे, शाह आलम कहां पे भेज दिया, इसको लाहौर भेज दिया, ठीक है ना, लाहौर पहुंचने का आदेश दिया। और स्वयं क्या किया, खुद क्यों नहीं गया, ये चला गया अपना राज्याभिषेक कराने। ये कहां चला गया, अपना राज्याभिषेक कराने चला गया, ठीक है ना। कहां पर, पुल ए शाह नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराने चला गया, और वहां पर अपना नाम क्या रखा, बहादुर शाह, अपना नाम बहादुर शाह रख करके, बहादुर शाह रख करके अपना राज्याभिषेक कराता है ये, ठीक।
ये बात समझ में आई। पुल ए शाह नामक स्थान पर पहुंचकर अपना राज्याभिषेक कराता है। तो जो दूसरा ये रहता है ना, ये जो आजम रहता है, ये क्या करता है, ये चला जाता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब की मजार पर। औरंगाबाद में है ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब की मजार पर जाता है। ठीक, वहीं पर जाकर के ये अपना मतलब उनसे आशीर्वाद लेता है कि अब मतलब अपना राज्याभिषेक करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और सारे वसीयत को अपने नाम अपने नाम करते हुए ये पहुंच जाता है फिर वापस लाहौर। और जब ये जाता है ना वहां पे आजम जब औरंगाबाद जाता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब की मजार पर, तो वहीं इसको मिलता है जुल्फिकार खान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जुल्फिकार खान, जो इसकी बाद में सेना संभालता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आगे स्टोरी में आएगा। तो जब ये जाता अपना राज्याभिषेक करके अपना पूरा साम्राज्य अकेले हड़प लेता है, उस समय शाह आलम, जिसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक कराया है ना, शाह ए पुल नामक स्थान पर पहुंचता है लाहौर और कहता है ये तुमने गलत किया है, ये क्या किया है तुमने, गलत किया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है, ठीक ना। तो वो क्या कहता है कि देखो ये कोई बात नहीं होती है ना, हम जो पा गए वो पा गए, अब तुम यहां से हटो, यहां से चलो, तुम्हारा काम खत्म। तो कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। इसको प्यार से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझता नहीं है और अंततः ये युद्ध के लिए मुअज्जम जो है, ये मुअज्जम युद्ध के लिए मजबूर हो जाता है आजम से कि अब युद्ध करने पे ही साम्राज्य मिलेगा, युद्ध करने पे क्या है, साम्राज्य मिलेगा। और जैसे ही आगरा के निकट एक स्थान था जजाऊ, आगरा के निकट स्थान था, दोनों की सेनाएं वहां पर आमने सामने होती हैं। मोहम्मद आजम और इनकी दोनों की सेनाएं यहां पर आगरा में जजाऊ के निकट आमने सामने होती हैं। और इनका जो बेटा होता है मुअज्जम का, जो बड़ा बेटा होता है मुइजुद्दीन, वो इनसे युद्ध करता है। वो इनसे क्या करता है, युद्ध में आगे होता है, इनसे युद्ध करता है। युद्ध करते हुए इनके जो बड़े पुत्र थे, जो इनके आजम के जो बड़े पुत्र थे, इनकी हत्या हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। और वहीं से गेंद क्या हो जाती है, इनके पाले में आ जाती है। मुअज्जम कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है, मुअज्जम क्या है, कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है, मजबूती से लड़ने लगता है। तो जुल्फिकार खान जो आजम के साथ आया था ना, जुल्फिकार खान इनको कहता है कि आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हटिए, अपनी सेना को दुरुस्त कीजिए, आप यहां से मैदान से वापस जाइए, सेना दुरुस्त करके आइए, तब तक मैं युद्ध संभालता हूं। तो कहता है आजम, अब मुझे तुम जैसों की सलाह लेनी पड़ेगी, है ना, अब मुझे युद्ध करने के लिए तुम जैसों की सलाह लेनी पड़ेगी, है ना, चलो। तो ऐसा जब बोलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, किसको, जुल्फिकार खान को बहुत बुरा लगता है। ठीक, जुल्फिकार खान क्या करता है, जो और भी जो उसके साथ सेना में शामिल थे, कुछ अच्छे सेना नायक, उनको लेकर के वो वापस चला जाता है दुखी होकर के। और उसके बाद आजम खान पड़ जाता है अकेले। तो जो मुअज्जम का बड़ा बेटा होता है मुइजुद्दीन, वो इनकी हत्या करके इनका सर धड़ से अलग कर देता है और ले आकर के अपने पिता शाह आलम के पास सामने रख देता है। और जब सर रखा जाता है इसके सामने, तो ये उसी समय चिल्ला चिल्ला कर क्या होता है, रोने लगता है। अपने भाई का कटा हुआ सर देख करके चिल्लाकर रोने लगता है, अपनी बात पे पछताता भी है अपने ऊपर, लेकिन करे क्या, मजबूर तो आजम नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी जजाऊ के युद्ध के पीछे। तो अब देखिए, आपने कॉन्सेप्ट और स्टोरी में ही बहुत सारी चीजें समझ ली। जुल्फिकार खान किसके तरफ से लड़ा, ये प्रश्न आ जाए अगर, तो किसके तरफ से लड़ा, आजम की तरफ से। आजम और उनमें क्या संबंध था, ये आजम जैसे मान लीजिए किसका पुत्र था, ये भी पूछ सकता है, तो औरंगजेब का। जजाऊ की युद्ध में जीत प्राप्त करने वाले जो ये थे मुअज्जम, वो किसके पुत्र थे, औरंगजेब के। तो ये सारे प्रश्नों का आपको क्या है, जवाब मिल गया, ना कि सिर्फ उसका सिर्फ एक उत्तर नहीं मिला है। दूसरा चीज ये भी पूछ सकता है कि किसे जो है शाह आलम की उपाधि मिली थी, किसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की थी, बहादुर शाह की उपाधि कब धारण की थी, है ना, मुइजुद्दीन ने। तो ये बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया यहाँ पे। तो ये क्या हुआ आपका, ये प्रीवियस ईयर टॉपिक आपने कवर कर लिया, जजाऊ का युद्ध, ये आपने PYT कंप्लीट कर लिया, ना कि सिर्फ PYQ, ठीक है ना। तो
इसी तरह से हम लोग चलेंगे, जैसे लंपट मूर्ख किसे कहा गया, अगला पूछा है कि लंपट मूर्ख किसे कहा गया, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है ये। तो हम लोग देखेंगे लंपट मूर्ख क्यों कहा गया, जहांदार शाह को कहा गया है ना, क्यों कहा गया उसको, इसके पीछे के क्या कारण थे, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए थोड़ी सी छोटी रखी जा रही है। आगे ये कल पूरा ये कवर कर लिया जाएगा, है ना। वीडियो की लेंथ ठीक ठाक होगी इस बार, ठीक, क्योंकि इसको अब एग्जाम आ गया है, जल्दी जल्दी इसको कराना है। अच्छा, ये मैं आपसे अगर जानना चाहूं कि महाराजा, एक प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया। जो महाराणा रणजीत सिंह है ना, सुकरचकिया मिसल के थे, इन्होंने जो है कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया। तो आप क्या बताएंगे किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से, शाह शुजा से प्राप्त किया। उत्तर तो मिल गया आपको कि शाह शुजा थे, ये देखिए उत्तर तो मिल गया आपको, शाह शुजा, है ना, शाह शुजा थे, उत्तर तो मिल गया, लेकिन शाह शुजा थे अफगानिस्तान के शासक, ठीक है ना। रणजीत सिंह थे पंजाब के शासक, भारत में शासक थे, और ये थे अफगानिस्तान में शासक। इन्होंने इनको क्यों दिया, और सबसे बड़ी चीज अब आप ये बताइए कि इन्होंने इनको क्यों दिया। तो दूसरी चीज ये है कि कोहिनूर हीरा मिला कहां था, अफगानिस्तान में मिला था। कोहिनूर हीरा कहां मिला था, अफगानिस्तान में। ये तो अफगानिस्तान के शासक हैं शाह शुजा, नहीं, भारत में मिला था। कहां पे मिला था, तेलंगाना में मिला था, है ना, तेलंगाना में मिला था। एक शासक थे प्रताप रुद्र देव, उनको ही मिला था श्रमिक खान में ये, ठीक है ना। एक खान में मिला था जहां से श्रमिकों द्वारा ये लाया गया था कोहिनूर हीरा, और ला करके प्रताप रुद्रदेव को दिया गया था, जो कि तेलंगाना, जो कि अभी का आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला हिस्सा जो है दिया गया था। तो आप ये बताइए ना कि जब ये यहां तेलंगाना में मिला तो ये अफगानिस्तान कैसे पहुंच गया। अफगानिस्तान का शासक ने फिर भारतीय शासक को कोहिनूर हीरा प्रदान किया तोहफे के रूप में, ये कैसे हो गया, यहां से यहां तक पहुंचा कैसे। इसका उत्तर आप जो है कल मिलेगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।